बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, डिक्लोफेनेक सोडियम जो है ये टैबलेट, इंजेक्शन और जेल तीनों फॉर्म में आता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्लोफेनेक इंजेक्शन मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से मिलता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि कौन से पेशेंट इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक स्किप किए बगैर ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्लोफेनेक सोडियम क्या चीज़ है। डिक्लोफेनेक सोडियम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। मतलब एक तो ये स्टीरॉयड नहीं है और दूसरी ये पेन किलर भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। मतलब स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन वगैरह को भी कम करती है, अगर कोई सूजन वगैरह हो जाए तो उसे कम करती है। तो इसमें ये दोनों फंक्शन पाए जाते हैं। तो इसे मॉडरेट से लेकर सीवियर किस्म की पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इंजेक्शन फार्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसका इंजेक्शन आपको 75 mg पर 3 ml कंपोजिशन में मिलता है। मतलब 3 ml का इंजेक्शन आता है जिसमें 75 mg डिक्लोफेनेक सोडियम पाया जाता है। मार्केट में इसके ब्रांड्स की बात की जाए तो मार्केट में इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स मिलते हैं। चंद मशहूर ब्रांड्स की बात की जाए तो इनमें वोल्ट्राल इंजेक्शन आ जाता है, वोरन इंजेक्शन आ जाता है, डिक्लोरान इंजेक्शन आ जाता है, फ्लूजन इंजेक्शन आ जाता है, और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं। तो ब्रांड्स जो हैं ये डॉक्टर और एरिया के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जबकि जेनरिक चीज़ जो है ये सेम रहती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पेन किलर भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी है। मतलब स्वेलिंग और सोजिश, इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करती है। तो इसे मसल्स पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी भी वजह से मसल्स पेन हो, कहीं स्ट्रेस की वजह से मसल्स पेन हो, कि बॉडी पर कोई दबाव आया हो या मसल्स में खिंचाव हो, तो इस तरह का कोई भी दर्द हो तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की एक बीमारी है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस, ये जोड़ों और हड्डियों के दर्द की एक बीमारी है, इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, कोई इंजरी वगैरह हुई हो जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पाइनल डिस्क जो है ये डिसलोकेट हो गई हो तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो उसमें यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की वजह से किडनी में पेन हो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे दांत में दर्द हो, सीवियर किस्म का दांत में दर्द हो, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे एक्यूट गाउट अटैक में यूज़ किया जाता है, यानी गैंठिया में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जहाँ भी बॉडी में पेन हो तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की और तरीका इस्तेमाल की। तो ख़ास तौर पर डोज़ और तरीका इस्तेमाल पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, इसे आपने गौर से सुनना है। तो इसके जो इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त में भी लगाया जा सकता है और इंट्रावेनस यानी वेन में भी लगाया जा सकता है। तो ज़्यादातर इसका इंजेक्शन जो है ये इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है और बहुत कम इसे इंट्रावेनस यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि बाज़ इंजेक्शन डिक्लोफेनेक में जो आते हैं वो सिर्फ इंट्रामस्कुलर यूज़ होते हैं, इंट्रावेनस यूज़ नहीं होते। तो कंपनी जो है जो कि इनको बनाती है वो ख़ास तौर पर मेंशन कर देती है कि इसे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों यूज़ किया जा सकता है या फिर सिर्फ इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जा सकता है। तो कभी भी गलती से जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो इंट्रावेनस ना लगाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मसले बन सकते हैं।
تو انٹرا مسکولر انجیکشن کی بات کی جائے تو اس کا انٹرا مسکولر انجیکشن جو ہے یہ ہپ میں لگایا جاتا ہے، اور یہ خود سے نہیں لگانا چاہیے، گھر پر نہیں لگانا چاہیے، بلکہ یہ کسی پروفیشنل نرس سے لگوانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا جو انٹرا وینس انجیکشن ہے وہ بہت ہی خاص کنڈیشن میں ہاسپٹل وغیرہ میں لگایا جاتا ہے، خاص طور پر آپریشن کے بعد بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی ڈاکٹر کی سپرویژن میں نرس وغیرہ سے لگوانا چاہیے، جو کہ عام روٹین میں اس سے پہلے لگاتے رہتے ہیں۔ تو ڈوز کی بات کی جائے تو اس کا جو 75 mg کا انجیکشن ہے یہ دن میں 1 مرتبہ لگایا جاتا ہے، اور اکثر 2 دن تک مسلسل اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اگر پیشنٹ کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو، پیشنٹ کو ایک انجیکشن سے آرام نہ آ رہا ہو، تو اس کے 2 انجیکشن بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو انٹرا مسکولر انجیکشن جو ہے یہ بغیر ڈائلیوٹ کیے بغیر آپ لگا سکتے ہیں، جبکہ انٹرا وینس انجیکشن جو ہے یہ تقریباً 100 ml سے لے کر 500 ml نارمل سلائن یا پھر 5% واٹر کے ساتھ مکس کر کے لگایا جاتا ہے، اور اسے 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک انفیوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو انجیکشن ہے چاہے انٹرا مسکولر ہو چاہے انٹرا وینس ہو، آپ نے خود سے گھر پر نہیں لگانا، اس سے بہت سے مسئلے بن سکتے ہیں۔ جب بھی اسے لگوانا ہے آپ نے پروفیشنل نرس سے لگوانا ہے اور ڈاکٹر کی سپرویژن میں لگوانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی، مطلب اس کے استعمال سے آپ کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے جو موسٹ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں آپ کو سر درد کا مسئلہ بن سکتا ہے، چکر وغیرہ آ سکتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے یہ انجیکشن لگوایا ہو تو فوری طور پر آپ گاڑی وغیرہ نہ چلائیں، یا اگر کوئی مشینری آپریٹ کرتے ہیں تو مشینری نہ چلائیں، کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سٹمک ریلیٹڈ مسائل بن سکتے ہیں، سٹمک میں بلیڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سکن ریشز کا مسئلہ بن سکتا ہے، جہاں پر آپ نے انجیکشن لگوایا ہو وہاں پر انجیکشن سائٹ ریاکشن ہو سکتے ہیں، ریڈنس ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں، ہر پیشنٹ میں سارے سائیڈ ایفیکٹ شو نہیں ہوتے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کنٹرا انڈیکیشنز کی، مطلب کون سے پیشنٹ اسے بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایسے پیشنٹ جو اس سے ہائپر سینسٹیو ہوں یعنی الرجک ہوں وہ تو اسے بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جنہیں ایسپرین سے الرجی ہو وہ بھی اسے بالکل استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جنہیں ازدما کا مسئلہ ہو، یعنی ان کا سانس تیز ہو جاتا ہو، اور الرجک رینائٹس کا مسئلہ ہو، رنی نوز کا مسئلہ ہو، تو وہ بھی اسے بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کے جو الرجک سمٹمز ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سویئر قسم کا رینل فیلئر ہو، گردے فیل ہو چکے ہوں، سویئر قسم کا ہارٹ فیلئر ہو، تو ان دونوں کنڈیشنز میں بھی اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ اسے ان کنڈیشنز میں استعمال کرتے ہیں تو یہ مسئلے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پریگنینسی میں اس کے یوز کی بات کی جائے تو پریگنینسی کا جو خاص طور پر لاسٹ ٹرائیمیسٹر ہے اس میں اسے بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو فرینڈز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن آیا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے کومنٹ کا انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ اور اگر کسی دوسری میڈیسن یا میڈیکل ریلیٹڈ ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا